Hello, good afternoon. ओके, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? नहीं समझा हमने अभी तक। हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। और डीएनए मैंने आप लोग को कंटेंट उसमें शायद रेप्लिकेशन दिया मैंने अभी आपको फिलहाल। तो मैं आज वो ट्रांसक्रिप्शन का भी आपको अपलोड कर दूंगा, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली द ट्रांसक्रिप्शन गोज ऑन। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। एंड डीएनए से एमआरएनए बनना, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नॉट ओनली एमआरएनए, यदि वो राइबोसोमल आरएनए होगा, या फिर ट्रांसफर आरएनए होगा, या फिर मैसेंजर आरएनए होगा, कोई भी आरएनए का सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये जो पॉलीमरेजेस हैं आरएनए, जैसे हम उसको डीएनए पॉलीमरेज कहते थे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में जब हम कहते थे एक मॉलिक्यूल है जो पॉलीमराइज करता है या सिंथेसाइज करता है, वैसे ही जब आरएनए सिंथेसाइज होता है तो उसको जो एंजाइम लगता है उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 है, और ऐसे भी टाइप्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हम वन, मतलब रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 ऐसे प्रोकैरियोट्स के बारे में बात हो रही है। जहाँ यूकैरियोट्स की बात होती है तो वहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। तो इन केशन प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यूज होता है, जिसके थ्रू कंटिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू वो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। और वही यदि यूकैरियोट्स की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, और अल्फा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। और भी जो दूसरे टाइप्स के पॉलीमरेजेस हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं कि वेदर न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंटली एक दूसरे से अटैच हुए हैं या नहीं हुए। यदि नहीं हुआ रहेगा तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिमूव दैट एंड ऐड अ appropriate nucleotide to that place. अब वैसा ही हमारे पास दूसरा है कि ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब एक प्रोटीन सिंथेसिस का ये पार्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस में हम देखते हैं कि डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए फ्रेम होता है, और मैसेंजर आरएनए जो है यदि वो प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता। तो व्हाट हैपेंस कि जैसे ही डीएनए से आरएनए फ्रेम हो रहा है, वैसे ही आरएनए से अमीनो एसिड भी सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स भी एक साथ आना शुरू होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी होने लगता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। दिस अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स। और जो यूकैरियोट्स है, क्योंकि वो कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, I mean DNA is inside the nucleus, so DNA frames the RNA, and that particular RNA comes out of the nucleus and comes into the cytoplasm, where with the help of ribosomes on endoplasmic reticulum or the free ribosomes in the cytoplasm, and they usually help in synthesizing the amino acid sequences or protein molecules. ठीक है?
अब इनके चलते मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी, लाइक इन रेप्लिकेशन हमें मालूम था कि जहाँ से भी रेप्लिकेशन शुरू होना चाहिए वो यूजुअली ओडिसी नाम से जाना जाता है, राइट। और फिर बाद में कुछ कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं जहाँ से शुरू होने का है, और ओडिसी से यूजुअली हेलिकेज और पॉलीमरेज अटैच होते हैं। हेलिकेज उनको अनबाइंड करता है और पॉलीमरेज जो है न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आता है, यानी कि 3 to 5 वाली स्ट्रैंड को वो होल्ड करता है। ओके और वैसे अभी हम ट्रांसक्रिप्शन जब देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपको कि एक तो आपने बोला टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, ठीक है। तो जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, दो टाइप के नॉमेनक्लेचर है, एक टेम्पलेट, दूसरा नॉमेनक्लेचर है सेंस एंड एंटीसेंस। यानी कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यदि सपोज ATCG ऐसा कोड है किसी प्रोटीन के लिए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जिसमें होगा, मैंने बताया था, है ना, TAGC TAGC TAGC। यदि TAGC जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसका, ATCG का। अब किस स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज होगा, आरएनए वही सिंथेसाइज करेगा जो कोड की जरूरत है। सपोज हमें कोड की जरूरत है ATCG, तो आरएनए जो सिंथेसाइज होगा उसके पास ATCG, टी की जगह यू, AUCG ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए, तभी वो कोड जिसको लेके जाएगा। यानी कि AUCG आरएनए में सिंथेसाइज होना है, तो वो TACG से वो सिंथेसाइज होना चाहिए। यानी कि जो सीक्वेंस हमें चाहिए कोड के रूप में और जो डीएनए के पास है, उस स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज नहीं होता, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से होता है ना। तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का जिससे आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर हम उसे कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब ये एंटी सेंस या फिर टेम्पलेट का नाम से समझ में आ रहा है आपको, यू ऑल नो द नेम इटसेल्फ सेज इट। टेम्पलेट मींस दिस इज द टेम्पलेट on the basis of which the RNA has been synthesized, right? And what does that sense and antisense? I will tell you in few moments. So the strand by which the RNA is synthesized, it's called template strand, and the strand by which the RNA is not synthesized, it's called non-template strand. Suppose there is a code, as we took the example ATCG three times. That means ATCG is a code which would code for a amino acid sequence synthesis. So the RNA does not get polymerized from this strand. इस स्ट्रैंड से वो सिंथेसाइज नहीं होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से होगा। यानी कि जिसमें कोड है, जो कोड हमें रिक्वायर्ड है, जो कोड हम जिस कोड के बेसिस पे हम अमीनो एसिड्स को साथ में रखेंगे, वो सीक्वेंस कैरी करने वाला डीएनए टेम्पलेट, वो डीएनए स्ट्रैंड उससे सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो वही कोड कैरी कर रहा है जो कोड आरएनए में ट्रांसफर होगा, सेम टू सेम, राइट। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं वो सेंस कैरी करता है, वो कोड कैरी करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। दैट मीन्स इतने याद रखो, जिसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं उसी को हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं उसको हम नॉन सेंस या फिर नॉन सेंस ना बोलते हुए एंटी सेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉन सेंस कोडॉन्स में यूज होता है वर्ड, इसलिए वी डोंट यूज नॉन सेंस ओवर हियर। नॉन सेंस बोले तो कोई मतलब नहीं हुआ, ऐसा हो गया, तो वी कॉल इट एंटी सेंस स्ट्रैंड। दैट मीन्स एक डीएनए जिसमें एटीसीजी वाला एक स्ट्रैंड है, उसके अपोजिट में रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री में टीएसीजी, राइट। तो जो टीएसीजी वाला जो स्ट्रैंड है वो कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे आरएनए जब फॉर्म होगा तो वो एटीसीजी यानी टी की जगह आरएनए है तो टी की जगह यू, एयूजीसी बने। सॉरी, एटीसीजी क्या है, एटीसीजी, ये आपका कोड है
जिससे एक अमीनो एसिड बनना है। तो ये जो भी कोड डीएनए पे रहेगा उसे हम कहेंगे नॉन टेम्पलेट, क्योंकि आरएनए इस टेम्पलेट से नहीं बनता, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बनता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर कहेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या रहेगा, एटीसीजी की जगह टी ए जी सी। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए का टी ए जी सी। इस टी-ए-जी-सी वाले स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज होगा। तो जब आरएनए बनेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। जब आरएनए जो बनता है उसमें क्या रहेगा, ए-टी-सी-टी की जगह यू रहेगा, ए-यू-जी-सी। ये सिमिलर हो गया जो कोड डीएनए कैरी कर रहा था एक अमीनो एसिड बनाने के लिए। एटीसीजी जैसा हो गया वो, बस टी की जगह बोलते हैं। लैंग्वेज पहले डीएनए की थी, अभी लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है वो आरएनए की हो गई। ए यू जी सी तो ए यू जी सी जो है वो कोड है जिसके बेसिस पे अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज किए जाएंगे, राइट। तो लेकिन वो बना किससे है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से? टेम्पलेट स्ट्रैंड से जिससे बना है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, एंटीसेंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोड का अपोजिट सीक्वेंस कैरी करता है, राइट। ये चीजें ध्यान, इसलिए मैंने शायद लास्ट टाइम एक चीज बताई थी आप लोगों को, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। तो ऐसा वो कैंसर क्योर के उसमें उसके काफी स्टडीज हो रही हैं उस पर। और एक और बात हुई थी कि जब लीनियर डीएनए, अभी मैं आरएनए की बात नहीं कर रहा हूँ, डीएनए की बात कर रहा हूँ। जब लीनियर डीएनए जो कि यूजुअली यूकैरियोट्स में होता है, वो जब सिंथेसाइज, वो सब रेप्लिकेट होता है, फुल रेप्लिकेशन जब होता है उसका, तो देखा गया है कि इनिशिएट करने के लिए ओरिसी है ना, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है रेप्लिकेशन का, वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन आरएनए का अटैच होता है जिसको हम प्राइमर कहते हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण वो छोटा सा एंड जो है लास्ट में बच जाता है, जिसको टेलोमरेज नाम का एंजाइम जो है वो कंप्लीट करता है। बट लेकिन टेलोमरेज जब भी कंप्लीट करता है, टेलोमरेज हैज गॉट एन एबिलिटी ऑफ synthesizing द लेफ्ट आउट स्ट्रैंड, जहाँ पे प्राइमर लग के रेप्लिकेशन शुरू हुआ था उस पोर्शन को वो सिंथेसाइज कर लेता है। सर्कुलर डीएनए में ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जिस एंड से शुरू हुआ उसी एंड पे आके वापस मिलते हैं। तो कैसा होगा, जैसे प्राइमर एक जगह लगा, वहां से शुरू हो गया डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हुए, जैसे ही वापस उस पॉइंट पे पहुंचा प्राइमर हट जाएगा और पॉलीमरेज आगे सिंथेसाइज कर लेगा, तो वहां पे टेलोमरेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यूकैरियोट्स में देखा गया कि टेलोमेरेज की बहुतायत रूप में, यानी इन एबंडेंस इट इज रिक्वायर्ड फॉर re-synthesizing the portion where the primer is attached, from where the replication is started. अब रही बात हम ये बात तो आप वहाँ समझ गए, इसलिए मैंने कहा था कि वो कैंसर के केसेस में जब ट्यूमर्स बनते हैं, ट्यूमर्स यूजुअली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आरएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट हो रहा है मतलब, अब मान लीजिए लीनियर डीएनए है जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है, तो क्या होगा, वो हर बार एक छोटा सा एंड वहां बच जाएगा जिसको टेलोमरेज फुलफिल करेगा, जब सिंथेसाइज करेगा। तो टेलोमरेज जब उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो वो एक्स्ट्रा का सीक्वेंस बनाता है, यानी हर बार एक रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास टेलोमरेज एक्टिविटी के थ्रू एक एक्स्ट्रा डीएनए का सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रकार से एजिंग के उसमें काम आती है कि आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एज काउंट कर सकते हैं। जितने टेलोमरेज एक्स्ट्रा रिपीट्स दिखेंगे आपको, तो आप समझ जाएंगे कि उतने साल या उतने रिपीटिशंस हो चुके हैं उस सेल के। तो ये एजिंग के उसमें काउंट करने में इजी होता है, इस रिपीट्स को काउंट करते हैं और पता लगा लेते हैं कि कितना पुराना इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में कितना पुराना ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या किस जमाने में ये इवॉल्व हुआ होगा, या फिर कहना चाहिए हाँ इवॉल्व ही हुआ होगा, राइट। तो ये एजिंग के प्रोसेस में, एजिंग के प्रोसेस या एजिंग के प्रोटोकॉल में ये यूज होता है। ये टेलोमरेज रिपीट्स को देखते हैं, जितने रिपीट्स है मतलब उतनी बार सेल डिवाइड हो चुका है। अब लेकिन एक, जैसे मैंने बताया था कि एक इंसान मान लीजिए 80 साल जीता है, उसमें से करीब कोई समझ लीजिए कि 18 या 20 साल तक उसके सेल्स रेप्लिकेट हो रहे हैं टू फॉर्म द इंडिविजुअल, या फिर कहें कि हम एक सिंगल जाइगोट से लेकर एक इंडिविजुअल बनने तक
वो कितने रिपीट्स हो गए। तो ये जो रिपीट, जितने बार सेल डिवाइड होगा उतनी बार उतने रिपीट जनरेट हो जाएंगे। तो एक आर्बिट्ररी एक तरीका है, इनडायरेक्ट वे है, जिसके थ्रू हम काउंट करते हैं कि जितने रिपीट्स होंगे उतने बार सेल डिवाइड होगा, और एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में इतनी बार डिवाइड करता है। दैट वे वी कैन कैलकुलेट कि एग्जैक्टली ये किस जमाने या किस पीरियड से ये बिलोंग करता है। एनीवेज, अब दूसरा जो अभी हम सेंस और एंटीसेंस की बात कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जहां से आरएनए फ्रेम हो रहा था डीएनए से। तो हमने देखा कि जो कोड है, वो कोड एज इट इज जो डीएनए कैरी करता है उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड मतलब जिससे जो कोड रिक्वायर्ड है फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस सिंथेसिस, तो वो जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, या फिर हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट का मतलब हो गया कि आरएनए इस स्ट्रैंड से नहीं बनेगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो कि एंटीसेंस कहलाता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है सीक्वेंस के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है, उससे जब आरएनए बनेगा तो वी वुड गेट आरएनए विद द सेम सीक्वेंस, ओनली रिप्लेसमेंट क्या होगा, टी की जगह यू। दैट वे जो एमआरएनए जो बन रहा है वो एमआरएनए विल बी used for decoding for amino acid sequences। तो जो आरएनए जो फ्रेम हुआ, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जिसको हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में मैंने बताया था कि ये एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो ये कि हर एमआरएनए जो कि एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हर बार जब भी ट्यूमर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, सेल रेप्लिकेट होंगे, और उसको सेल को सर्वाइव करने के लिए, यानी सेल को डिवाइड करने के लिए माइटोजेंस की जरूरत पड़ती है, माइटोसिस होने के लिए माइटोजेंस की जरूरत पड़ती है। यानी माइटोजन प्रोटीन है, माइटोजन प्रोटीन है मतलब माइटोजन बनाने के लिए एक प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए एक सीक्वेंस होगा डीएनए में। तो वो जो डीएनए है जो माइटोजेंस बनाता है, उस डीएनए को उसको ट्रांसक्राइब होना जरूरी है, यानी उससे एमआरएनए बनना जरूरी है जिससे कि वो प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो एमआरएनए बनाने की जो जरूरत है वो है उस स्ट्रैंड से जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर कहते हैं एंटीसेंस, क्योंकि उसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सेम नहीं है। तो क्यों ना जैसे ही यदि कोई जीन जो रेस्पॉन्सिबल है एक माइटोजन बनाने के लिए, वो अनवाइंड जैसे ही होगा, एक होगा उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जैसे ही आरएनए सिंथेसाइज होना शुरू होगा, या फिर हम कहें कि यदि हमको वो जो एटीसीजी सीक्वेंस मालूम है ना, वो एटीसीजी सीक्वेंस से तो जनरेट नहीं हो रहा उस टेम्पलेट से, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से जनरेट हो रहा है आरएनए। यानी क्या हुआ, वो टी टी ए सी जी ए टी सी जी टी ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी सी, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा डीएनए का, जिससे एक आरएनए बनेगा जो ए यू जी सी रहेगा। ओके, तो वो टी ए जी सी ए टी सी जी टी ए जी सी टी ए जी सी जो है, जिसको हम कह रहे थे कि सेंस स्ट्रैंड है, जिससे टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है वो, उससे आरएनए नहीं बनेगा। लेकिन उसके अपोजिट साइड में जिसको हम बोल रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे एमआरएनए बनने वाला है, उसको हम एंटीसेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है सीक्वेंस के। उसमें आ जाएगा टी ए सी जी जी सी सॉरी टी ए जी सी ए टी सी जी है, तो टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी ऐसा सीक्वेंस रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड में, जिससे एमआरएनए बन रहा है। जैसे ही वो स्ट्रैंड अनवाइंड होंगे, क्यों ना हम उस टी ए जी सी, ठीक है, टी ए जी सी का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम सिंथेसाइज करें, बॉडी को सिंथेसाइज ना करने दीजिए, आर्टिफिशियली हम एक ऐसा सीक्वेंस बना दें डीएनए का जिसका रहे सीक्वेंस कैसा रहे, अपोजिट, मतलब एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा हम बना के रखें। तो जैसे ही स्ट्रैंड्स अनवाइंड होंगे तो क्या होगा, टी ए सी जी जो वहां बना हुआ था जो खुल गया, वहां पे टुकड़ा जाके चिपक जाएगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसके लिए वो कोड था, वो उसका ही हम कोड जैसा ही हम एक और डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बना के यदि हमने बॉडी में छोड़ दिया तो क्या होगा, यानी कि ट्यूमर के सेल में छोड़ दिया,
तो जैसे ही वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए वो पर्टिकुलर जीन अनवाइंड होगा, वैसे ही ये सीक्वेंस जाके उसको बाइंड कर जाएगा। तो कैसा होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल जो दो स्ट्रैंड्स थे वो अनवाइंड हुए, लेकिन जितना पोर्शन अनवाइंड हुआ था वहां पे एक दूसरा डीएनए का एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड जाके चिपक जाएंगे। तो क्या होगा, वहां से आरएनए का फॉर्मेशन रुक जाएगा। इसको बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। यानी कि हम एंटीसेंस को यूज करते हैं, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करते हैं और उसको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि उससे आरएनए ना बने। आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे डिजीजेस को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है अपार्ट फ्रॉम कैंसर, कि जैसे डायबिटीज है, उसमें एक 40 किलो डाल्टन का एक छोटा सा प्रोटीन बनता है। जैसे ही डायबिटीज जिसको होता है तो एक प्रोटीन, वो प्रोटीन उनके ब्लड सेल में दिखना शुरू होता है। तो वो कहीं तो भी सिंथेसाइज होता होगा लिवर सेल्स पे। तो क्यों ना हम वो लिवर सेल्स पे, अब ये पॉसिबल नहीं, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, क्यों ना हम वो लिवर सेल पे उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड छोड़ दें। तो क्या होगा, जैसे ही वो अनवाइंड होगा सिंथेसाइज होने के लिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसको पकड़ लेगा और वो डबल स्ट्रैंड बन के ब्लॉक कर देगा। तो उससे वो एमआरएनए नहीं बनेगा, तो उससे वो प्रोटीन नहीं बनेगा। दैट वे वी कुड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स विच आर यूजुअली synthesized during a ailment condition या फिर एक सिंड्रोमिक कंडीशन में कोई चीज का सिंथेसिस बढ़ता है तो हम उसको रोक सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि किसी किसी केसेस में क्या, किसी किसी एलिमेंट्स में कैसा होता है कि एक प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन बनने के कारण ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जैसे एक यहाँ के जो दो डिजीजेस है, क्या नाम है, पार्किंसन एक है और एक अल्जाइमर है। अल्जाइमर एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है, एक अल्फा बीटा प्रोटीन है, वो बहुत ज्यादा बनता है। तो वो प्रोटीन को यदि बनने ना दिया जाए तो वो हमारे जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है उसको ब्लॉक नहीं करेगा। वो प्रोटीन यूजुअली हमारे न्यूरल कोऑर्डिनेशन को ब्लॉक करता है। इसीलिए हम अल्जाइमर में भूलने लगते हैं, कि हम रिकॉल नहीं कर पाते। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो अल्जाइमर सिचुएशन में, अल्जाइमर कंडीशन में बन जाता है ज्यादा, तो वो ब्लॉक करने लगते हैं मैसेजेस को। तो क्यों ना हम ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करके हम उस प्रोटीन को बनने से रोक दें। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन को वो ब्रेक ना कर पाए, या फिर हिंडर ना कर पाए, या फिर रोक ना सके, तो हमें भूलने की बीमारी नहीं होगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये बहुत सारे इनके इम्प्लीकेशंस हैं ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के। बट साइंटिस्ट लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा तो इसका यूसेज कैंसर ट्रीटमेंट में ज्यादा यूज हो रहा है। बट ऑफ कोर्स एक डीएनए सिंथेसाइज करना और डीएनए को किसी के अंदर इंजेक्ट करना, दिस इज दिस ऑल कम्स अंडर जीन थेरेपी। जीन के थेरेपी, जीन का डायग्नोसिस करना और उसको ट्रीट करना, तो ये जीन थेरेपी में आता है। तो जीन थेरेपी मतलब इट्स ए कॉस्टली स्टफ, है ना, सीधे से बात, इट्स एन एक्सपेंसिव स्टफ। अभी जैसे देखा जाए, ये जो आप लोग सुन रहे हैं, जो वैक्सीन बन गए हैं, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, ढेर सारे बन गए हैं, ये सब सस्ते नहीं है। These are the costly protocols, कॉस्टली मेथोडोलॉजी, एक्सपेंसिव मेथोडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू वैक्सीन बन रहे हैं। यदि ऐसे देखा जाए, अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए हम इनको फ्री में या कम पैसों में हम इनको मतलब मार्केट कर रहे हैं। अदरवाइज दीज वैक्सीन आर एक्सपेंसिव रादर देन जो पुराने टाइप के जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसके थ्रू वैक्सीन बनते हैं। तो एनीवेज, तभी आप समझ में आ गया आपको कि एक सेंस स्ट्रैंड होता है जिससे एमआरएनए नहीं बनता, और एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है जिससे एमआरएनए बनता है। इसलिए जिससे ना एमआरएनए बनता है इसलिए हम उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, राइट। अब ये कैसे मालूम होगा उस आरएनए पॉलीमरेज को। अब आरएनए पॉलीमरेज भी दो तीन टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं, 1 2 3। इसको भी जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो हम उसको रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 लिखते हैं। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो मेनली एमआरएनए सिंथेसाइज करता है, और 3 जो है वो यूजुअली आपके टी आरएनए या फिर दूसरे राइबोसोमल आरएनए या फिर एसएन यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो छोटे मोटे और दूसरे आरएनए लगते हैं, वो सबका सिंथेसिस 3 करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज is an enzyme which helps in sorry it helps in synthesizing the RNA. तो आरएनए पॉलीमरेज 2 याद रखिए, वो रेप्लिकेशन में क्या था, आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज 3।
यूकैरियोट्स में इक्विवेलेंट क्या था, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो लीडिंग करता है, राइट, और जो लैगिंग करता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसका इक्विवेलेंट है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। लेकिन आरएनए के केस में, आरएनए के सिंथेसिस में आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, लेकिन जो 2 टाइप का है वो यूजुअली क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा आरएनए को। लेकिन हाउ डज इतने बड़े डीएनए मॉलिक्यूल में हाउ डज अ पर्टिकुलर जीन इज बीन आइडेंटिफाइड कि भाई एटीसीजी हम जो बात कर रहे थे वो कहाँ पे है, इसे ढूंढेगा कौन, या ढूंढ भी गया तो फिर वो भाई वो वहां से शुरुआत कैसे होगी, वहीं से अनवाइंड कैसे होगा, है ना। अभी रेप्लिकेशन में क्या था, एक एंड पकड़ना है वहां से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, या फिर नॉर्मल सर्कुलर डीएनए है तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, ओरिजिन बोलते हैं, वहां से वो शुरू हो जाएगा। लेकिन हाउ डज अ पर्टिकुलर यू नो एक जीन जो एटीसीजी वाला जीन है उसको शुरू करने के लिए यहाँ ए के पास से आरएनए का सिंथेसिस होना चाहिए, तो ये ए कैसे आइडेंटिफाई किया, ए तो बहुत जगह है। तो ये होता है कि ये देखा ये गया है कि प्रोकैरियोट्स में यूजुअली एक -35 मतलब मैंने बताया आपको कि जहां से कोई भी चीज शुरू हो रही है, रेप्लिकेशन जैसे बढ़ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम और राइट हैंड साइड में जो बोलते हैं उसको डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम वाले को हम प्लस लिखते हैं, अपस्ट्रीम वाले को हम माइनस लिखते हैं, यानी पीछे तरफ है। तो ये अपस्ट्रीम में देखा ये गया है कि यूजुअली प्रोकैरियोट्स में हर जीन के पहले, जीन जहां से भी शुरू एटीसीजी जीन जहां शुरू हुआ था उसके करीब करीब 35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले, 35 यूजुअली। इसके अलावा 60 -65 वाले भी है, -75 वाले भी है, बट यूजुअली -35 न्यूक्लियोटाइड्स पहले एक रीजन होता है जिसको हम देखा गया, वो रीजन यूजुअली कंजर्व्ड है, वो कंसेंसस सीक्वेंसेस या कंजर्व्ड सीक्वेंसेस है जो यूजुअली कहलाता है प्रोमोटर रीजन। यानी हर जीन के पहले एक छोटा सा पोर्शन रहेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से रेप्लिकेशन, सॉरी यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है। तो प्रमोट अब जैसे कि जब नॉर्मल डीएनए रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब कोई डिवीजन नहीं हो रहा, ना ही कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो उसके चारों तरफ पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन उसको बाइंड करके ट्विस्टेड फॉर्म में रखे रहते हैं। तो लेकिन जैसे ही सपोज करिए एटीसीजी वाला जीन को रेप्लिकेट होना, सॉरी सॉरी उसको ट्रांसक्राइब होना है, तो उसके -35 पहले एक रीजन होगा जो कहलाएगा प्रोमोटर रीजन। वो प्रोमोटर रीजन पे पहले जाके कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, और फिर बाद में उसको अनबाइंड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इस सब के लिए क्या होता है कि वो जो प्रोमोटर रीजन है वो बहुत ही, उनको भी पढ़ने की कोशिश की गई, तो पता चला कि वो पर्टिकुलरली एक टाइप के सीक्वेंसेस हैं जिनको हमने यूजुअली बॉक्सेस कहा था, प्रिवनर बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स, अलग अलग बॉक्सेस हैं। तो ये आप, जब मैं आपको टेक्स्ट दूंगा टेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोमोटर रीजन जो है वहां पे पहले अटैच होना जरूरी है आरएनए पॉलीमरेज को। अटैच होने के बाद फिर उसके ना कुछ 2-3 मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है पॉलीमरेज के साथ में, कुछ और मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिसके कारण वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि वो उसे मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को बाइंड करने के बाद डीएनए जो स्ट्रैंड है, सपोज करिए कि ये स्ट्रैंड है डीएनए का, यहाँ पे प्रोमोटर है, यहाँ से मान लीजिए रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है, तो यहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड करेगा, उसके साथ में और छोटे 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 मॉलिक्यूल्स अटैच होने लगते हैं। तो वो जो अटैचमेंट के कारण क्या होता है कि ये डीएनए से बेंड हो जाता है, डीएनए से बेंड होने लगेगा। तो बेंड होते ही जैसे ही लास्ट मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स का वो एटीसीजी के ए पे पकड़ता है, जैसे ही वो टच होगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद भी कंडीशन है कि कम से कम 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स लगातार विदाउट हॉल्ट लगने चाहिए। यानी आरएनए पॉलीमरेज 2 जिसने प्रोमोटर रीजन पे अपने आप को अटैच किया, फिर विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर मॉलिक्यूल्स जिसके कारण वो बेंड होता है, बेंड होने के बाद एटीसीजी के पॉइंट तक पहुंचता है, फिर वहां से वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन भी कब तक शुरू होना चाहिए, मतलब इनिशिएट कैसे हो जाएगा, जब तक कम से कम 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के
वो जब तक अटैच नहीं करता तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता। यानी कम से कम 5 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, यानी समझ लीजिए, पकड़ लीजिए 10 न्यूक्लियोटाइड्स। 10 न्यूक्लियोटाइड्स जब तक कंटिन्यूसली बिना रुके एक दूसरे को जुड़ते चले जाएंगे तभी वो प्रोसेस आगे चलेगा। मान लीजिए 4 ही लगे और थोड़ा सा ब्रेक आ गया तो वो फिर से टूट जाएगा, छोड़ देगा उसको, डीएनए को। यानी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसाइज होना बहुत जरूरी है, वो है 5 से 10। 5 से 10 सिंथेसाइज हुए तो वो जीन आगे तक कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अदरवाइज 2 लगे, थोड़ा सा रुक गया तो फिर से पॉलीमरेज छोड़ देगा डीएनए को, ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज को वहां जाके अटैच होना प्रोमोटर रीजन में और फिर बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना, ये कैसे तय होता है? ये कैसे तय होता है ना, क्योंकि ये तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं है, डीएनए का पर्टिकुलर एक रीजन है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कोड कर रहा है। उस कोड को ही तुमको अनवाइंड करना है ताकि उसमें से आरएनए ट्रांसक्राइब हो सके, राइट? तो ये हाउ डज दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज बीन रिकॉग्नाइज्ड? तो अब ये है, सपोज करो वो एटीसीजी वाला एक जीन है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वो एक प्रोटीन है, ठीक है? तो वो प्रोटीन जो है वो सपोज बॉडी में यानी सेल में, साइटोप्लाज्म में उसकी रिक्वायरमेंट मान लो 10 माइक्रोग्राम्स है। 10 माइक्रोग्राम्स रहा तो सेल डिवाइड हो जाएगा, सपोज एक फंक्शन है। तो यदि मान लीजिए वो 10 से 8 हो गया तो भी कुछ नहीं होगा, 5 हो गया तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक और कंडीशन रहती है कि मान लीजिए वो प्रोटीन 2 माइक्रोग्राम पे आ जाएगा तो यानी कि सेल के पास अभी वो प्रोटीन की कमी हो गई है, वी नीड इट। ये फीडबैक मैकेनिज्म है, वी नीड दैट प्रोटीन नाउ टू मेक दैट लेवल टू 10 माइक्रोग्राम। तो क्या होगा नाउ, यहां से एक मैसेज जाएगा सेल न्यूक्लियस के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म से एक मैसेज जाएगा न्यूक्लियस के अंदर कि भाई ये प्रोटीन कम हो रहा है ना, यू स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द एमआरएनए फॉर दिस प्रोटीन, जो बाहर आके फिर से प्रोटीन बना लेगा। तो ये मैसेज कैसे जाता है? लेटर तो नहीं लिखेगा, एसएमएस तो नहीं करेगा। तो what happens, they send a different molecule usually which get inside the nucleus। लेकिन आपको मालूम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर किसी को अंदर आने देता नहीं है और हर किसी को अपने अंदर से बाहर जाने देता नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने आप अंदर जा नहीं सकता। तो देखा यह गया है कि यूजुअली कोलेस्ट्रॉल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल बेस्ड या फिर कहना चाहिए स्टेरॉइड बेस्ड, स्टेरॉइड्स यूजुअली कोलेस्ट्रॉल के बेसिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो वो जो स्टेरॉइड बेस्ड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये मैसेजेस कैरी करते हैं, व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स, यानी कि 10 माइक्रोग्राम का लेवल था साइटोप्लाज्म में तब ये मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, लेकिन जैसे ही 2 मॉलिक्यूल बनने लगा तो ये जो छोटे छोटे स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स है वो बनने लगते हैं, ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जैसे ही ये ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो ये अब नाउ because they are very small, they have got a permeability or they have got a permission to get into the nucleus। तो ये छोटे छोटे स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे एंड दे स्टार्ट बाइंडिंग द दोज पोर्शंस, है ना, जो कौन से पोर्शंस पे, उस पोर्शंस पे बाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करता था, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को जो यूजुअली मैसेज कैरी करते हैं कि वी नीड टू सिंथेसाइज दिस प्रोटीन, सो यू क्या नाम न्यूक्लियस, यू स्टार्ट सिंथेसाइजिंग एमआरएनए इनसाइड योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 एट द प्लेस ऑफ प्रोमोटर। तो उसके लिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो जाते हैं उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स किस लिए यूज होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो वैसे हर सॉरी हर जीन, यानी कि हर प्रोटीन के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी डीएनए का फ्रैगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो डीएनए फ्रैगमेंट को मतलब ट्रांसक्राइब होने के लिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आते हैं हम उनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और वो हर जीन के साथ में यूजुअली एक ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। ये सब जाके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ एक नहीं, इससे 4 4 5 5 10 10 होते हैं, यानी कि 10 के 10 जाके वहां लगेंगे तब वो जीन ट्रांसक्राइब होगा। नहीं तो क्या सिंपली एक या दो फैक्टर, एक ही फैक्टर रखा तो हो सकता है कि मिसलीडिंग भी हो जाए उसकी, बार बार जाके वो अटैच हो जाए अंदर, है ना। किसी और कंडीशन में उसके फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ गई तो वो इनिशिएट कर देगा फिर से बनाना। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो यूजुअली मल्टीपल होते हैं, ताकि मल्टीपल लेवल पे जब वो जाके एसोसिएट होंगे एक दूसरे से, वो पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे एट द प्लेस ऑफ प्रमोटर रीजन, तब जाके ये तय होता है कि दिस पर्टिकुलर जीन या फिर दिस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए शुड transcribe into a RNA, and that messenger RNA would come out of nucleus and enters into cytoplasm। फिर वो साइटोप्लाज्म में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स और टीआरएनए वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस फ्रेम करता है। तो शुरुआत होने के लिए प्रोमोटर की जरूरत पड़ती थी, शुरुआत होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती थी, शुरुआत होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 की जरूरत पड़ती थी। तो ये सब का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जब तक वो बेंड होके उस पॉइंट को टच नहीं करता जहां से जीन शुरू हो रहा है। 35 आगे लग रहा है ना, 35 न्यूक्लियोटाइड्स आगे वो अटैच हो रहा है, तो वहीं से शुरू नहीं करना है उसको, उसको शुरू करना है एटीसी जहां से लेकर वहां से शुरू करना है। इट हैज टू बेंड। तो जब कॉम्प्लेक्स में वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये सब जुड़ने लगते हैं, यूजुअली डीएनए मॉलिक्यूल जो है बेंड होता है। बेंड होने के बाद जैसे ही वो टच करता है उसको विद द हेल्प ऑफ वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी, जैसे इसने टच किया तो एटीसीजी से फिर उसका आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक है, ये मतलब कि इनिशिएशन में आता है कि इनिशिएट कैसे हो रहा है। एंड देन जैसे मैंने बताया कि इलॉन्गेशन, यानी जैसे मैंने बताया कि 5 से 10 जब तक मैंने सॉरी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते नहीं है तब तक ये कंटिन्यू नहीं करता, वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता, वो इलॉन्गेशन में आता है। अब जैसे उस दिन हम बात डिस्कस किए थे थोड़ा सा कि भाई वो पता कैसे चले कि एटीसीजी एटीसीजी एटीसी 3 होने के बाद वो जीन खत्म हो गया है। तो पता लगने के लिए मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम कि कई बार क्या होता है, टी 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 लाइन से लगे रहते हैं, यानी एटीसीजी 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 सुबह टी 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 10 बार होगा या 12 बार होगा या 25 बार होगा या 100 बार होगा। तो जब क्या होता है कि जब ये आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, एटीसीजी है तो वहां पे ए यू जी सी बनता जाएगा, 3 बार बनने के बाद जैसे खत्म हो गया तो वहां पे क्या होगा, टी 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 है तो वहां पे ए बनने लगेंगे। तो जब ए बनने लगते हैं तो वो फिर दिखता है कि पॉलीमरेज की हम कंटिन्यूसली एडिंग ए, मैं जो है कंटिन्यूसली ए को ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब भैया जीन खत्म हो गया, जो रिक्वायर्ड कोड था वो मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया, उसका एमआरएनए बन चुका है, अब मुझे ट्रांसक्रिप्शन रोक देना है। ये टर्मिनेशन, यानी पॉली ए टेल बोलते हैं। पॉली ए मतलब पॉली ए जलने लगने लगता है। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन कि बार बार मैं ए जोड़ रहा हूँ, बार बार मैं ए जोड़ रहा हूँ, तो पॉलीमरेज गेट्स टू नो ना नाउ द सीक्वेंस इज फिनिश्ड, दिस इज नो कोड, तो फिर वहां रुक जाता है। तो यूजुअली ऐसे आरएनए जो बन जाते हैं उनके पास आरएनए का जो मेन जो सीक्वेंस कैरी कर रहा है उसके बाद में ए लगे रहते हैं, तो टेल बोलते हैं, पॉली ए टेल। तो जो टेल लग गई है वो पॉली ए की लगी, पॉली मतलब बहुत सारे ए के लग गई, तो वहां पे वो रोक देता है पॉलिमरेशन और वो डिटैच हो जाता है, तो वापस डीएनए फिर से वाइंड हो जाए। तो ये जो है ये एक तरीका है। ऐसे ही उस दिन वो बच्ची बता रही थी कि रो डिपेंडेंट रो एक प्रकार का प्रोटीन है, रो प्रोटीन। वो प्रोटीन यूजुअली आपके जीन खत्म होने के बाद, जीन खत्म होने के बाद तुरंत बाद या फिर कुछ सीक्वेंसेस के बाद या डाउन स्ट्रीम में प्लस वाले एरिया में वो प्रोटीन वहां अटैच रहता है, बिकॉज इट हैज गॉटन एफिनिटी टू टेल दैट कि पॉली ये वाली जगह है या फिर यानी जीन खत्म हो चुका उसके बाद की जगह। ये सब कंसेंसस सीक्वेंसेस काम आते हैं यहाँ पे, वो वहां अटैच होता है, जैसे पॉलीमरेज यहाँ अटैच हुआ तो रो फैक्टर वहां जाके अटैच हो जाता है। या फिर कहीं किसी किसी ने देखा है कि ये जो रो फैक्टर है वो भी पॉलीमरेज के साथ साथ चलता है अटैच होकर उस कॉम्प्लेक्स में। जैसे सीक्वेंस खत्म होता है रो की एफिनिटी कहीं ना कहीं मिलती है आगे जाके जीन खत्म होने के बाद, जैसे रो वहां छोड़ के उसको पकड़ेगा तो पॉलीमरेज टूट जाएगा कॉम्प्लेक्स को। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन भी है, ऐसे डिफरेंट टर्मिनेशन हैं। दिस ऑल थोड़े से इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है,
बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब तक आप ऐसा इन डेप्थ वाला थोड़ा सा समझेंगे नहीं तो यू वुड नॉट गेट द कंसेप्ट ओनली। एनीवेज, तो मैं ट्रांसक्रिप्शन का भी आपको कंटेंट आज मैं अपलोड कर देता हूँ स्टडी मटेरियल में। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या हुआ, सब सो गए? कोई ऑनलाइन नहीं है? समझ में आई बातें कि बस कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अच्छा, एक एक और क्वेरी थी एक बच्ची का कि कह रही थी कि जो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम्स हो गए आपके, उसके जो रीशेड्यूल हुआ एग्जाम का रिवाइज्ड वाला, जिनको भी टेक्निकल डिफिकल्टी आई थी ऑनलाइन एग्जाम्स में, उसका शेड्यूल नहीं आया है बोल रहे हैं। तो किसी को मालूम है? मैंने वैसे यूनिवर्सिटी की साइट पे देखा तो वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का दिया हुआ नहीं है। 2 सेमेस्टर का नहीं दिया हुआ, एक बीएससी का नहीं दिया है और एक बीए का नहीं दिया है। आई डोंट नो व्हाई। अब वो जैसे ही पता लगता है मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, शैल वी लीव फॉर फॉर टुडे? शैल वी साइन ऑफ? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। और कल क्या हुआ था, लाइक मैं परसों वैक्सीनेट हुआ था, तो कल थोड़ा सा मॉर्निंग में ड्राउजी फील हो रहा था, लाइक मतलब सर घूमने जैसा लग रहा था। एनीवेज, तो इसलिए लेकिन मैंने उसी ड्राउजीनेस में शायद गलत किया। आप लोगों को मैसेज डालना था, मैंने फाइनल ईयर वालों को मैसेज डाल दिया कि आज क्लास नहीं है। एनीवेज, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आज मैं आज नोट्स डाल दूंगा, नोट्स को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, जो एंजाइम से रिलेटेड टू जितने भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, पहला रेप्लिकेशन है, उसमें उसको ऐसे अलग से टैबुलर फॉर्म में लिखिए आप। रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में क्या क्या है, रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में देखा भी अपन ने, यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि अभी ये मैंने बताया था कि इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ये भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं फिलहाल सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लिखूंगा दूंगा आपको। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा है दिखेंगे आप, और शायद वो कंटेंट शायद यूकैरियोट्स के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। तो विल सी टू इट कि यूकैरियोट्स में क्या, तो ये ऐसे टैबुलर फॉर्म में आप कैटेगराइज करेंगे ना कि इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है, इलांगेशन प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसे, बहुत कुछ सिमिलर भी है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा बाय विच यू वुड गेट टू नो कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो क्लिप भी देखेंगे। और वो जैसे मैंने आपको पिछले बार जो क्लिप दिखाई थी रेप्लिकेशन की, आई टोल्ड यू ऑल दैट वो जो स्पीड, जिस स्पीड से दिखाते हैं, दैट इज द एक्चुअल स्पीड बाय विच द डीएनए रेप्लिकेट्स इन आवर बॉडी। वो रियल टाइम स्पीड है। सोचिए, इतना स्पीड से करने के बावजूद भी गलतियां नहीं होती यूजुअली, है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, बाय।